प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मैग्नीज कहां होता है? बालाघाट। दूसरा प्रश्न, किस खदान में होता है? भारवेली। तीसरा प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी खान कौन सी है? भारवेली। चौथा प्रश्न, भारवेली का संबंध किस खनिज से है? मैग्नीज से है। पांचवा प्रश्न, भारवेली का संबंध किस जिले से है? बालाघाट से। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक, और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं? राज्य सरकार ने तो वो 26। विभिन्न राज्यों की टीमें आएंगी, मैच होगा। बालाघाट का मुलना स्टेडियम इसके लिए चयनित किया गया है, इसलिए फेमस हो गया है, एग्जाम में आ सकता है। आप जनरली स्टेडियम दूसरे वाले याद करते हो जो आप परंपरागत रूप से करते आ रहे हो, ये थोड़ा सा नया है तो शायद पूछा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला में आज का जिला है बालाघाट, जहां इससे संबंधित हर उस जरूरी तथ्य को आपसे साझा करेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वे परीक्षा पटवारी की हो, व्यापम हो या एमपीएससी प्रीलिम्स हो। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, नक्शे में यदि हम बालाघाट को देखें तो आपको यहां मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में नजर आ रहा है। यदि मैं राज्यों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। यदि जिले की बात करूं तो नक्शे से स्पष्ट हो रहा है, मंडला सिवनी की सीमा को स्पर्श करता है। और किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अपने हर लेक्चर की तरह मैपिंग के अंतर्गत मैं इन 3 तथ्यों को आपसे शेयर करता हूं। नंबर 1, कोई भी जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। नंबर 2, पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है। और नंबर 3, किस संभाग का हिस्सा है। इन तीनों में से प्रश्न आने की संभावना होती है, जिसमें जो दूसरा वाला तथ्य है कि पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है, उसको देखने के लिए आपको मैपिंग करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। आप चीजें रट नहीं सकते, क्वेश्चन आ गया तो आपसे बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिकता की बात करें साथियों तो 4 से 5 बिंदुओं में हम इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे। हुआ यह था कि 2 गोंड साम्राज्य थे। एक का नाम था देवगढ़ के गोंड और एक थे गढ़मंडला। तो जो 2 गोंड साम्राज्य थे, एक था बेनगंगा के पश्चिम में और एक था बेनगंगा के पूर्व में। बेनगंगा नदी है, आप जानते हैं। तो बेनगंगा के जो पश्चिम में देवगढ़ के गोंड का शासन था और बेनगंगा के पूर्वी हिस्से में गढ़मंडला का शासन था। ठीक, तो ये जो बालाघाट आज का है, ये देवगढ़ के गोंड के शासन के अंतर्गत स्वीकारा जाता था। इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जो नागपुर के भोसले मराठा हैं, मराठा भोसले नागपुर मतलब महाराष्ट्र क्षेत्र, कौन? पेशवा की अगुवाई में जो शासन करते थे, पेशवा के नेतृत्व में जो शासन करते थे, पुराने अपने लेक्चर में मैंने क्लियर किया है। तो उन लोगों ने इस देवगढ़ के गोंड क्षेत्र पर आक्रमण किया। ठीक, तो देवगढ़ साम्राज्य किसके पास चला गया? भोसले के साथ, या मराठा के पास, या पेशवा के पास, कुछ भी कह सकते हैं। अब क्या हुआ? तो अब जब देवगढ़ क्षेत्र उनके पास गया तो उस देवगढ़ क्षेत्र के अधीन आने वाला जो आज का बालाघाट है वो भी चला गया। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि 1818 आप सभी जानते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, मतलब मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, तीसरे नंबर का 1818 में, जिसने भारत की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया था। क्यों बदल दिया था भाई? मराठा ने क्या किया था कि पेशवा भोसले इस सब के नेतृत्व में पूरे भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था। तो 1818 की स्थिति के पहले तक भारत का अधिकांश हिस्सा किसके कंट्रोल में था? मराठाओं के कंट्रोल में था। ठीक, बट जैसे ही मराठा अंग्रेजों से हारे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, क्या हुआ? सारा क्षेत्र शिफ्ट हो गया किसके अधीन? अंग्रेजों के अधीन। तो उधर से जो देवगढ़ के गोंड वाला साम्राज्य था, मतलब जिसके अंतर्गत बालाघाट भी था, ये किसके अधीन चला गया? अंग्रेजों के। तो देखिए, नागपुर साम्राज्य पूरा ब्रिटिश रियासत के अधीन आ गया। अब पूरा नागपुर ही उनके अंतर्गत आ गया। तो नागपुर के अधीन जो था देवगढ़ का गोंड साम्राज्य वो, और देवगढ़ के अंतर्गत जो था बालाघाट, वो सब कहां चला गया? ब्रिटिशर्स के पास। तो इस तरह बालाघाट भी उनके अधीन हो गया। फिर क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, और आप जानते हैं कि हर क्षेत्र से किसी ना किसी नेतृत्वकर्ता ने अगुवाई की थी अंग्रेजों के विरुद्ध। बालाघाट क्षेत्र से चिमना पटेल, ये नाम आपको याद कर लेना है, इन्होंने 1857 की क्रांति की अगुवाई की थी। ठीक, फिर क्या हुआ? 1947 देश आजाद हो गया और जो सेंट्रल प्रोविंस था, मध्य प्रांत था, वो भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बन गया। फिर 1956, अच्छा, तो उसके साथ जो बालाघाट क्षेत्र है वो भी भारतीय साम्राज्य में आ गया। ठीक है भाई। अब क्या होता है? 1956 में बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के जबलपुर डिवीजन
का हिस्सा बना। और फिर 1 नवंबर 1956 में, मतलब जब राज्य का पुनर्गठन हुआ, उस समय इसे एक नवनिर्मित राज्य के रूप में, सॉरी, नवनिर्मित जिले के रूप में स्वीकार किया गया। कितने पॉइंट बताएं? लगभग 5 से 6 पॉइंट पूरी ऐतिहासिकता में। मैं एक रिकॉल कर देता हूं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले क्या था? गोंड साम्राज्य था। ठीक, तो गोंड साम्राज्य के 2 पार्ट थे। बेनगंगा के पश्चिम वाला था देवगढ़ गोंड, बेनगंगा के पूर्व में था गढ़मंडला गोंड। ठीक, तो जो देवगढ़ के गोंड थे उनके अधीन था कौन? बालाघाट। अब देवगढ़ वाले क्षेत्र पर जैसे ही भोसले, पेशवा और मराठाओं ने कब्जा किया तो बालाघाट उनके पास चला गया। पर वो लोग जैसे ही अंग्रेजों से हारे तो बालाघाट अंग्रेजों के अधीन चला गया। और चूंकि अंग्रेजों के अधीन था तो 1857 की क्रांति में यहां के एक व्यक्ति ने नेतृत्व किया, चिमना पटेल ने। और फिर आजाद होंगे तो बालाघाट भी फ्री हो गया, भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। और फिर 1 नवंबर 1956 क्या होता है? राज्यों का पुनर्गठन होता है। मध्य प्रदेश का भी पुनर्गठन हुआ, एक मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। फिर तो इसके अंतर्गत जो एक जबलपुर डिवीजन था उसमें शामिल कर लिया बालाघाट को एक स्वतंत्र जिले के रूप में। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि बालाघाट स्वतंत्र जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो 1 नवंबर 1956। किसके अंतर्गत? जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत। बालाघाट पे किन किन ने शासन किया? तो गोंड, गढ़मंडला, यहाँ के लोगों ने शासन किया, देवगढ़ वालों ने शासन किया। बेनगंगा का किस हिस्से में था? पश्चिम में था। क्या बात है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाम, दोस्तों इसके कई नाम हैं। शाब्दिक अर्थ है घाटों के ऊपर, यह शाब्दिक अर्थ है बालाघाट का। ठीक, बालाघाट के नामांकन के लिए कई कहानियां बताई जाती है। भाई इसका जो नाम है वो कैसे आया और पुराने नाम क्या क्या थे, इसको लेके कई कहानियां हैं। जैसे एक कहानी में कहा जाता है कि पुराना नाम बुद्ध था। अब ये नाम किसने दिया? 1743 से 1751 की समयावधि में जो इतिहासकार यहां रहे उन्होंने इसको ये नाम दिया। फिर नाम पड़ा बारह घाट, बालाघाट नहीं, बारह घाट। क्या हुआ? जो डलहौजी ने गोद लेने की परंपरा शुरू की थी, आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी सभी को हड़प लेते थे, हड़प नीति उन्होंने लागू की थी, सभी कमजोर राज्यों को गोद ले लेते थे, अपने अधीन ले लेते थे। उस समय की बात है। बालाघाट जो क्षेत्र था इसको बारह घाट कहा जाता था। और ये नाम इसका क्यों पड़ा? ये नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि जो घाट नाम है वो पहाड़ियों के लिए प्रयुक्त होता था। मतलब किसी क्षेत्र के आसपास यदि कोई पहाड़ी इलाका है तो उसके नाम के आगे घाट लग जाता था। उसी तरह बालाघाट के अंतर्गत भी क्या हो गया? बारह घाट हो गया, बिकॉज ऑफ पहाड़ी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? इसके नाम को बदलने के लिए एक प्रपोजल भेजा गया 1911 में। कहां? कलकत्ता में। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं कलकत्ता से बैठकर ही शासन करते थे। तो कलकत्ता के मुख्यालय में एक प्रपोजल भेजा, एक प्रतिवेदन भेजा कि इसका नाम बदला जाए। और नाम बदल के फिर क्या हो गया? बालाघाट हो गया। ये बस थोड़ी सी कहानी देखनी है आपको ऊपर से, ताकि थोड़ा थोड़ा पता रहे। बिल्कुल हर कहानी को ऐसे डिटेल में आप रट नहीं सकते। बस ये पता होना चाहिए कि एक नाम बुद्ध था, एक बारह घाट था बिकॉज ऑफ, जैसा मैंने बताया, पहाड़ी के इलाके के कारण, और लास्ट में नाम पड़ा बालाघाट। ये सब नहीं रटना कि कलकत्ता में प्रतिवेदन भेजा 1911 की बात है, इस सब में नहीं पढ़ना है। बस एक नजर मार लेना है कि ये नाम थे। आगे देखते हैं। शाब्दिक अर्थ या उत्पत्ति। बालाघाट को दोस्तों शिकारियों का स्वर्ग भी कहते हैं, मैग्नीज की नगरी भी कहते हैं और तांबा नगरी भी कहते हैं। भाई मैग्नीज अच्छा खासा होता है, तांबा अच्छा खासा होता है। आगे पढ़ेंगे उसकी खानों के नाम देखेंगे, तो इसके कारण ही नाम पड़ गया। सीधे याद कर लेना है, एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। भौगोलिक स्थिति। देखिए मैंने अपने परिचय स्टार्टिंग में भी क्लियर किया था, बेनगंगा नदी के आसपास। तो बेनगंगा के किनारे पर है, ठीक है भाई, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है। और मेन चीज, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की त्रिकोणीय सीमा पर बसा हुआ है। भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मध्य प्रदेश में तो है ही, छत्तीसगढ़ की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है, महाराष्ट्र की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है, तो दोनों तीनों की त्रिकोणीय सीमा पर यह विद्यमान है। इसके अलावा पड़ोसी जिले बता चुका हूं, पड़ोसी राज्य बता चुका हूं, संभाग बता चुका हूं, तहसील, इसके अंतर्गत 2 तहसील है, बालाघाट और बेहर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खनिज। दोस्तों मैग्नीज, जैसा मैंने भी कहा था, बहुत ज्यादा होता है। देश के कुल मैग्नीज का 80% बालाघाट में होता है। और यहां की जो भारवेली खान है वो प्रसिद्ध है, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान मानी जाती है। जी हां, प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मैग्नीज कहां होता है? बालाघाट। दूसरा प्रश्न, किस खदान में होता है? भारवेली। तीसरा प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी खान कौन सी है? भारवेली। चौथा प्रश्न, भारवेली का संबंध किस खनिज से है? मैग्नीज से है। पांचवा प्रश्न, भारवेली का संबंध किस जिले से है?
बालाघाट से। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि केवल हमें जिला याद नहीं कर लेना है कि ये वाला खनिज इस जिले में हो रहा है, नहीं 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 नहीं, उस जिले के भी किस क्षेत्र में हो रहा है वो क्षेत्र इंपॉर्टेंट है आजकल। इधर देखिए, तांबे की बात करें तो मलाज खंड में तांबे के भंडार पाए जाते हैं। मलाज खंड कहां है, मलाज खंड किस खनिज से संबंधित है, ये सब प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा बॉक्साइट की बात करें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बालाघाट का जो केसरी दादर, बड़ा डोगरा और मगम झूला, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। केसरी दादर, बड़ा डोगरा, मगम झूला दादर, इन सारे क्षेत्रों में होता है क्या बॉक्साइट। ये नाम याद कर लेने, आपसे पूछे जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ा डोगरा का संबंध किस जिले से है, किस खनिज से है, या केसरी दादर का संबंध किस जिले से है, किस खनिज से है, सीधे प्रश्न आएंगे, आपसे बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से यदि देखें तो बॉक्साइट संबंधित चिल्पी श्रेणी बालाघाट में पाई जाती है। जी हां, जो चट्टानी संरचनाएं होती हैं, देखिए खनिज चट्टानों में पाया जाता है, तो जो चट्टान की प्रकृति, भूगर्भिक संरचना जो है उसकी प्रकृति, तो नाम क्या दिया गया है, चिल्पी श्रेणी। जो भूगर्भिक संरचना है वहां कौन सी श्रेणी, चिल्पी श्रेणी। किस खनिज से संबंधित है, तो पता होना चाहिए कि बॉक्साइट से संबंधित है। कहां है, तो बालाघाट में। क्या बातें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। फसल की बात करें दोस्तों, धान सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको धान का जिला भी कहते हैं। क्यों होती है धान, मैं पुराने लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी हिस्से में लाल मृदा अच्छी खासी पाई जा रही है। ठीक, उसके अलावा बरसात अच्छी खासी होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो पानी अच्छा खासा है, मिट्टी लाल है, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन होती है धान के लिए, गेहूं सॉरी चावल के लिए, इसलिए इसको धान का जिला कहा जाता है। आगे देखते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं। जलप्रपात गांगुलपारा बेनगंगा पर है और मलधर देव नदी पर है। पता होना चाहिए कौन सा जलप्रपात किस जिले में है, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। आगे देखें, सिंचाई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, तालाब से सर्वाधिक और शुद्ध सिंचित जिला बालाघाट है। तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है, बालाघाट में। इसके अलावा यहां बावन थाड़ी या राजीव गांधी परियोजना भी है। दोस्तों, हजार बार स्पष्ट कर चुका हूं कि परियोजना पे 4 से 5 क्वेश्चन सीधे आते हैं। किस वर्ष शुरू हुई, किस नदी पर है, किस जिले में है, किन राज्यों की साझेदारी से है, और ज्यादा से ज्यादा है तो भाई कितनी उत्पादन क्षमता है। लगभग 4 से 5 प्रश्न आप सब में देख लिया करो। यदि एक आध पॉइंट किसी परियोजना में मिसिंग है तो इंटरनेट से सर्च करके वहां पर ऐड ऑन कर लिया करो। देखते हैं, बावन थाड़ी 1978 में शुरू हुई। ठीक है भाई, नदी कौन सी है, बावन थाड़ी नदी है जो कि बेनगंगा की सहायक है, यह भी पता होना चाहिए। स्थान बालाघाट की कटंगी तहसील का कुरटवा गांव। दोस्तों, साझेदारी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, प्लीज पता होना चाहिए। किन राज्यों की साझेदारी है, कौन सी परियोजना में, स्पष्ट होना चाहिए। वो ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाला जिला, मतलब, और सर्वाधिक वनावरण वाला जिला। अब आपको लगेगा कि क्या अलग अलग तथ्य हैं, एक ही जैसे लग रहे हैं। भाई वन के मामले में, मतलब सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, बालाघाट, और वनों का प्रतिशत भी, परसेंटेज वाइज भी सबसे ज्यादा कहां है, तो वो भी बालाघाट। दोनों में बालाघाट लगा देना है आपको। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए वनों के मामले में नंबर 1 है, खनिज अच्छा खासा हो रहा है, धान सबसे ज्यादा हो रहा है, तो कई फैक्ट यहां बनने की संभावना होती है दोस्तों। आगे हम देखेंगे, अभी मैंने बताया तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई हो रही है, तो तालाब से सिंचाई के मामले में नंबर 1, वनों के मामले में नंबर 1, खनिज में मैग्नीज हो, तांबा हो, बॉक्साइट हो, उसमें अच्छा खासा स्थान, तो बहुत ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक, और सुनिए एक और चीज, यहां मैंने पुराने लेक्चर में बताया था, भारत सरकार या केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं, तो 6। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक, और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं, राज्य सरकार ने, तो वो 26। तो पहले तो ये संख्या पता होनी चाहिए। दूसरा सुनो, ये जो 6 औद्योगिक केंद्र केंद्र सरकार ने स्थापित किए हैं, ये किस जिले में कहां है, ये पता होना चाहिए। ये जो 26 मध्य प्रदेश सरकार ने की हैं, वो कहां कहां है, कौन कौन से। जैसे इन 26 में से, मतलब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो 26 स्थापित किए हैं, इन 26 में से एक बालाघाट में भी। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित कुल 26 औद्योगिक केंद्रों में से एक
किरणपुर यहीं पर है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? किरणपुर का संबंध किससे है? तो किरणपुर का संबंध किस जिले से पता होना चाहिए? बालाघाट। क्या बात है, क्लियर है? प्रश्न ये भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश ने जो कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं राज्य में, वो निम्न में से कहां नहीं है? तो ये पता होना चाहिए कहां है। ठीक, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। आगे देखते हैं। जनांगिकी दोस्तों साक्षरता, मतलब आप जानते हैं, कई बार क्लियर कर चुका हूं कि 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। बालाघाट की साक्षरता की बात करें 77.09% है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसे लिंग अनुपात कहते हैं। बालाघाट का लिंग अनुपात है 1021। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला यही है। दूसरा, 1000 के ऊपर का लिंग अनुपात भी यहां है, और कहां कहां है ये आपको देख लेना है। क्लियर है? तो 1080, मतलब 1000 पुरुषों पर 1080 महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा शिशु लिंग अनुपात, शिशु किसे कहते हैं भाई? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिशु कहते हैं। ठीक, तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं उसे शिशु लिंग अनुपात कहते हैं, वो 967 है। और घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, तो वो है 184। ठीक, इसमें ये वाला तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1021 वाला। ठीक, 2 प्रश्न बन सकते हैं, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां है, और दूसरा 1000 से अधिक लिंग अनुपात कहां है, तो बालाघाट। आगे देखें। संस्कृति दोस्तों, संस्कृति में हम पर्यटक स्थल देखते हैं, उद्यान, इस तरह की कोई चीज होती है वो देखते हैं। तो यहां पर भी राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है, और देखिए मैंने क्या लिखा है, डिंडोरी वाला वीडियो। मींस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों को स्पर्श कर रहा है, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। तो जो मेरा डिंडोरी वाला लेक्चर था उसमें मैंने कान्हा किसली के बारे में बहुत ज्यादा तथ्य मेंशन कर दिए हैं, किसी एक जिले में मैंने कर दिए थे, और वो हर जगह अब यूज हो जाएगा। नोट्स के अंतर्गत उसे प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जानकारी नीचे दी हुई है। आपको ये सारी बातें, सारे तथ्य पीडीएफ फॉर्म में नोट्स रूप में वहां पर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। विरासत स्थल, यहाँ हट्टा की बावली नाम का एक स्थल है जिसे संरक्षित स्मारक के रूप में सरकार ने घोषित कर दिया है। वहां यदि कोई किसी भी तरह की क्षति पहुंचाएगा तो उसके लिए जुर्माने का भी सरकार ने प्रावधान कर दिया है। सीधे बस ये पता होना चाहिए कि ये कहां है, बस, ज्यादा परेशान नहीं होना है। आगे ये भी वही है, सिर्फ पता होना चाहिए कहां पर है। हाँ, यहां एक त्योहार मनाया जाता है, पोला त्योहार। ये पूछा जाएगा, पोला त्योहार का संबंध किससे? किसानों द्वारा दोस्तों मनाया जाता है। ये बेल की पूजा करते हैं। ठीक, कृषक वर्ग अपने बेल की पूजा करते हैं। कहां? बालाघाट क्षेत्र में, और भी कई जगह मनाया जाता है, पर मेनली वो यहां से संबंध माना जाता है। इसके अलावा आयोजन दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर महिला फुटबॉल मैच यहां आयोजित होने वाला है। इसके अलावा जो यहां का मुलना स्टेडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा मुलना स्टेडियम का संबंध कहां से है? बालाघाट से। फेमस क्यों हो गया, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बालाघाट जिले का चयन किया गया है। क्यों? महिला फुटबॉल मैच के लिए। ठीक, विभिन्न राज्यों की टीम यहां आएंगी, मैच होगा। बालाघाट का मुलना स्टेडियम इसके लिए चयनित किया गया है, इसलिए फेमस हो गया है, एग्जाम में आ सकता है। आप जनरली स्टेडियम दूसरे वाले याद करते हो जो आप परंपरागत रूप से करते आ रहे हो, ये थोड़ा सा नया है तो शायद पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्थल दोस्तों, गरुड़ आसीन विष्णु प्रतिमा, मतलब गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु जी हैं। ठीक, देखिए ये चित्र दिख रहा है। इसके अलावा गणेश प्रतिमा है, जो चतुर्भुज प्रतिमा है, खड़ी प्रतिमा है, और जो 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी की है, ये उसका चित्र दिख रहा है। आगे देखते हैं। राजनीति दोस्तों, लोकसभा क्षेत्र बालाघाट, मतलब एक ही लोकसभा सीट है। विधानसभा क्षेत्र 1 2 3 4 5 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। नाम आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद, 1000 बार क्लियर कर चुका हूं दोस्तों कि प्रत्येक जिले के किसी भी इंपॉर्टेंट उत्पाद या प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवाने के लिए सरकार द्वारा एक सूची बनाई गई है जहां उस जिले से संबंधित उत्पादों को शामिल किया गया है। बालाघाट का कौन सा उत्पाद है जो एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल है? तो वो है चिन्नौर चावल। ठीक, पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व दोस्तों, 2 लोग हैं, एक मुश्ताक खान, कौन है? टेलीविजन अभिनेता, और एक है अनिल, ये भी कौन है? टेलीविजन अभिनेता। प्रश्न आ जाते हैं भाई, 2 प्रश्न बनते हैं। पहला बनेगा कि मुश्ताक खान किस विधा से संबंधित है, कौन है? स्पोर्ट्समैन है, लेखक हैं, अभिनेता हैं, क्या है? तो पता होना चाहिए अभिनेता है। दूसरा बन सकता है कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो बालाघाट से संबंधित हैं। कुछ तथ्य देख लेते हैं।
समाचार पत्र निकलता है विश्व सूर्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। प्रदेश का पहला पेपरलेस कार्यालय भी बालाघाट जनसंपर्क कार्यालय है। पेपरलेस कार्यालय मतलब कोई भी पेपर यूज नहीं हो रहा है, वो कौन सा है? बालाघाट जनसंपर्क कार्यालय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेंजर प्रशिक्षण केंद्र, जो रेंजर लोग जो लोग बनते हैं, उन्हें प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है? बालाघाट में दिया जा रहा है। ये भी तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा, कई ऐसी चीजें हैं जो केवल बालाघाट में, और कई ऐसे बिंदु हैं जिसमें बालाघाट नंबर 1 पर है। और उन सभी बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और हमारे इस चैनल से भी जुड़े रहिए, ताकि प्रदेश यात्रा के आगामी जिले से संबंधित जरूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।